साल 1973 की बात है दोस्तों। यूपी की राजधानी लखनऊ में 21 साल का एक लड़का फौज की वर्दी में लहूलुहान सा जमीन पर गिरा हुआ है। उसे घेर कर खड़े हुए हैं 4-5 चीनी सैनिक। जी हाँ, ठीक सुना आपने, चीन के सिपाही उस लड़के को घेर कर खड़े हैं और बंदूकों की बट से उसकी पिटाई कर रहे हैं। उसे कह रहे हैं कि तुम अपने आगे की जो चाल है वो बता दो, तुम्हारी फौज आगे चलकर क्या करने वाली है वो हमें बता दो, नहीं तो हम तुम्हारी खाल की वर्दी बनाकर पहन लेंगे। लड़का ठाके मारकर हंसता है, दर्द से बिलबिलाता हुआ भी बीच में मुस्कुरा पड़ता है। लड़का कहता है कि हम हिंदुस्तानी केवल और केवल तिरंगे के आगे ही अपनी जुबान खोलते हैं, वरना दुनिया में किसी की औकात नहीं कि कोई हमारी जुबान खुलवा सके। तालियों की गड़गड़ाहट होती है और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पर्दा गिरता है। ये थिएटर फेस्टिवल का एक सीन था, लखनऊ के अंदर आयोजित हो रहा था और जो इसके अंदर भाग लेने वाले कलाकार थे वो सब अपने अपने चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। पर्दा गिरने के बाद एक और पर्दारोपण होता है। जब वो चेंजिंग रूम में मेकअप उतारने के लिए बैठा होता है, उसी समय बूंटों की आवाज आती है। भारी भरकम बूंटों की आवाज से गूंज उठा कमरा तो लड़का दरवाजे की तरफ टकटकी लगा के देखता है कि ये कौन आ गया है। इसी बीच में एक साहब जैसे लगने वाले व्यक्ति कोट पैंट पहने हुए उनके सामने आके खड़े होते हैं। दो और जवान उनके साथ में आते हैं जो दीवार से सट के खड़े हो जाते हैं। दो लोग बाहर की तरफ खड़े हो जाते हैं। वो जो पैंट कोट काला चश्मा लगाए हुए व्यक्ति खड़ा था उसने रोबीली आवाज में बताया और जो कुछ कहानी उनके सामने चर्चित हुई वो कहानी बहुत ही रोमांचकारी है। उस अधिकारी ने कहा कि मियाँ, अदाकारी बहुत अच्छी करते हो, जान डाल दी थी आपने उस पूरी अदाकारी। वो लड़का मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला, जी शुक्रिया, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपको हमारा शो अच्छा लगा। रोबीला जो शख्स था वो पास आकर कहता है, वास्तव में तुम्हारा अभिनय बहुत ही शानदार था। इस बार लड़का थोड़ा सा चौंक जाता है कि इतनी गहराई से क्यों पूछ रहा है। तो कहता है कि आप कौन? कहते हम वो पारखी हैं जो हीरे की परख रखते हैं। अगर तुम रियल लाइफ में भी मुल्क के लिए ये जज्बा रखते हो तो हम तुम्हारे लिए एक अच्छे पारखी हैं। उससे साफ साफ लड़का पूछ लेता है कि तो उसके लिए क्या करना होगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें RNW यानी कि रॉ के लिए काम करना होगा। रॉ यानी भारत की एक शीर्ष खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसका पूरा नाम है। विदेशों के अंदर कवर्ट ऑपरेशंस मिशंस करने के लिए जाने जाते हैं और भारत का एक अभेद्य रक्षा कवच कहा जाता है। तो लड़का कहता है ये रॉ कौन है? तो जी रॉ भारत की एक खुफिया एजेंसी का नाम है। इसके लिए काम करने का मतलब है कि जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ना। तुम्हें दुश्मन के घर में घुस करके उनकी जानकारियां निकालनी होंगी, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बताना होगा और उनको नेस्तानाबूद भी करना होगा। जब जब वो हाथ भारत के खिलाफ उठेगा तुम्हें उस हाथ को काटना होगा, उस गर्दन को उखाड़ना होगा। लड़का थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, सहम जाता है, इतना खतरनाक काम। कहता है माफ कीजिएगा, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ और अपनी माँ को छोड़कर दूसरे देशों में नहीं जा सकता हूँ। अधिकारी इस बार पास आके खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हारे पिता भी एयरफोर्स में थे और तुम्हारी इस माँ से अलावा भी तुम्हारी एक माँ है जो इस देश को तुम माँ कहती हो, धरती माँ है। अगर सब लोग यही सोचने लगे तो कैसे काम चलेगा। उस लड़के को एक कागज दिया गया, कहा गया कि तुम इस कागज को ले जाओ, अगली मुलाकात अगर करना चाहोगे तो इस पे पता और वक्त दोनों लिखा है। सोच लेना कि तुम पूरी जिंदगी ये थिएटर के आर्टिस्ट बनोगे या असली जीवन के हीरो बनना पसंद करोगे। लड़का सोच में पड़ जाता है, कुछ बोलता उससे पहले दंदनाते हुए सिपाही और वो साहब निकल जाते हैं। अब लड़का कुछ सोच ही रहा होता है और वो कुछ सोच करके वो टुकड़ा अपनी जेब में रख लेता है, कागज का टुकड़ा। फिर वो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे अपने मूल स्थान गंगानगर लौटना था। राजस्थान के बॉर्डर एरिया गंगानगर का रहने वाला ये शख्स भविष्य में चल करके एक बहुत बड़ा जासूस बनने जा रहा था। तो क्या ये सच था कि वो बनने वाला था या फिर उसको सोच करके अपना फैसला बदलने वाला था? फिलहाल जब वो राजस्थान की बॉर्डर की बसें पकड़ता है, गंगानगर पहुंच जाता है। वो लड़का इसी जिले का रहने वाला था, इस जगह पे रहता था शहर के अंदर ही, और एक कॉलेज में बीकॉम कर रहा था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसको थिएटर करने का बड़ा शौक था। कॉलेज में उसके जैसा कोई दूसरा था ही नहीं। थिएटर में इतना माहिर था कि दोस्त उसको विनोद खन्ना कहकर पुकारते थे। एक्टिंग का पूरा सपना लेकर के ही वो लखनऊ गए थे थिएटर फेस्टिवल के अंदर। उस लड़के का नाम था दोस्तों सर रविंद्र कौशिक। बड़े ही इज्जत, फक्र और शान के साथ में ये नाम आज भारत में लिया जाता है और खासतौर पर जो लोग जासूसी की दुनिया से जुड़े हुए हैं वो उन्हें बार बार सैल्यूट करते हैं, उनके लिए गॉड फादर की तरह। और हकीकत में वास्तव में देखा जाए तो वो हमारे लिए एक गर्व का विषय था। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर का रविंद्र, पिता एयरफोर्स से रिटायर थे, गंगानगर की एक कंपनी में सेल्स ऑफिसर थे, माँ गृहिणी थी और लखनऊ में थिएटर के दौरान जो लोग रविंद्र से मिले थे वो हकीकत में ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर थे। काफी टाइम से रविंद्र को देखा जा रहा था, रविंद्र की कलाकारी को गहनता से परखा जा रहा था और ये लोग गंगानगर से ही उनका पीछा करते करते लखनऊ पहुंचे थे और गंगानगर के ही कॉलेज में
उनकी नजर उन पे पड़ गई थी। रविंद्र लौट आते हैं और शाम को थके हारे से अपने कमरे में लेटे होते। घड़ी की सुइयां टक टक की आवाज कर रही होती हैं। दीवार घड़ी की सुइयां रविंद्र को बहुत कुछ महसूस करवा रही हो। आज जो रात सोचते सोचते गुजर जाती थी वो रात बहुत भारी लग रही। रविंद्र के जहन में एक शब्द आ रहा है कि मुझे क्या करना है। वो सोचते सोचते करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। सामने दीवार घड़ी के जस्ट बगल में ही एक फोटो टंगी होती है शहीद आजम भगत सिंह की। वो उस फोटो से कई बार सवाल करते हैं और मन ही मन ये सोचते हैं कि अगर भगत सिंह ने भी ये सोच लिया होता तो आज देश इस हालात में नहीं खड़ा होता, आज़ाद ही नहीं हो पाता। और सोचते सोचते वो अपने मन को तसल्ली भी देते हैं और अगले पल ये भी सोचते हैं कि परिवार का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, भाई बहनों का क्या होगा। जिस पिता को, जिस माता को वो सपने पूरे करके कुछ करके दिखाना चाहते हैं, क्या वो उन्हें जस्टिफाई कर पाए। काफी सारे सवाल रविंद्र के जहन में होते हैं। अपने ही सवाल और अपने ही जवाबों के साथ कब रात गुजर गई रविंद्र को पता ही नहीं चला। आंखें लगी तो सुबह 4 बजे माँ ने उठाया। रविंद्र की एक प्रतिदिन की आदत थी कि वो सुबह उठ करके टहलने जाते थे और उसके बाद आकर के 1 से 1.5 घंटे रियाज किया करते थे। कि माँ ने कहा कि रवि बेटा उठ जाओ, आज तो और भी लेट हो गया है, क्या तुम तैयार होकर के कॉलेज नहीं जाओगे। रविंद्र झटपट से उठा, तैयार हुआ, कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उसके पांव कॉलेज की जगह उस दी हुई पर्ची पे लिखी हुई जगह पर जो अड्डा बना हुआ था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, वहां पहुंचने के लिए उठ खड़े हुए। रविंद्र तेज कदमों के साथ चल पड़ता है। सुबह का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटे के बीच पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। तेज हवा चल रही थी, सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की धुंध वातावरण के अंदर चांदनी का काम कर। इन सब के बीच रविंद्र तेज कदमों से चलता हुआ जा रहा। वो सीधे वहां पहुंचता है गंगानगर के पुरानी रेल पटरियों के पास में एक खंडर के पास। उसे सामने से 2 लोग उस खंडर के पास दिखाई देते हैं और उन्हें आदेश दिया जाता है कि सड़क के पार एम्बेसडर एक गाड़ी खड़ी है, उसमें जाके बैठ जाए। अगर आपको ज्ञात होगा तो उस समय सबसे लग्जरी गाड़ियों में से और सरकारी विभागों के लिए यही गाड़ियां इस्तेमाल होती थी। उस दौर में एम्बेसडर मतलब वीआईपी कल्चर माना जाता था। वो बैठ जाते हैं गाड़ी में और गाड़ी चल पड़ती। रविंद्र का मन धक धक कर रहा होता है और बहुत सारे सवाल अब भी उसके जहन में थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। सोचते सोचते रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। उनका तंद्रा तब भंग होती है जब गाड़ी के ब्रेक लगते। जैसे ही गाड़ी के ब्रेक लगते हैं, खिड़की खुलती है। वो अपने आप को एक पुराने खंडर के सामने पाते हैं जो एक सुनसान खेत में था। लगभग 9 बजने को आई। सूरज की किरणें उनके सामने चेहरे के ऊपर आभा लेकर के आ रही थी। जब 9 बजे के समय में वो खंडर में दाखिल हुए तो उस समय एक साहब सामने बैठे हुए थे टेबल पे। टेबल के ऊपर एक पुराना नक्शा रखा हुआ था और वो स्वयं भी टेबल पे ही बैठे थे। टेबल पे बैठे बैठे वो यही चिन्हित कर रहे थे कुछ नक्शों को। पाकिस्तान का पुराना नक्शा उनके सामने था। आसपास में कुछ डायरियां पड़ी थी और पुराना एक खंडर जैसा ही पूरा माहौल था। दीवारों पे मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से यहाँ सफाई कभी हुई नहीं। खंडर चीख चीख के कह रहा था कि इस खंडर के अपनी कुछ यादें हैं। वर्षों पुराने रहे हुए इस मकान में आबादी का सिलसिला तो कभी रहा ही नहीं होगा। इस तरह से बेचैनी का माहौल। रविंद्र ने वहां घुटन सी महसूस की, लेकिन अगले ही पल साहब ने कहा, आ गए तुम और तुमने फैसला कर लिया। ये तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा क्योंकि तुमने फैसला कर लिया तभी तुम यहाँ आए हो। अब तुम तैयारी करो, मिशन के लिए तैयार हो या नहीं हो ये भी मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। तुम बस तैयार हो जाओ और हमें दिल्ली निकलना है। रविंद्र एकदम से चौंक पड़ा। अभी आज ही? हाँ, आज के आज ही हमें दिल्ली निकलना है। तैयारी कर लो और दिल्ली के लिए वस्त्र लेके चल पड़ो। रविंद्र बोला कि मैं कुछ अपने घर पे बता दूं तो उन्हें स्पष्टता मना किया गया कि तुम अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता सकते। पेशो पेश में रविंद्र ने हामी तो भर दी, जाकर के भी मना नहीं कर पाए। लेकिन अपनी माँ से मिलने जाने के लिए उन्होंने विनती की तो उन्हें मिला आदेश कि तुम जाओ और फटाफट उन्हें बिना कुछ कहे आ जाओ। रविंद्र घर पे पहुंचे, माँ के चरण छुए और माँ से बोले कि मुझे अभी का भी दिल्ली निकलना है। माँ ने पूछा, इतना जल्दी? आज ही दिल्ली? पहले कुछ बताते तो मैं खाने के लिए बना देती। उस समय आपको पता होगा शक्कर पारे बना करके माताएं दिया करती थी। तो वो बोले कि नहीं, आज अगर नहीं गया तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। इतनी अच्छी नौकरी है, बड़ी कंपनी है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रविंद्र की माँ की स्वीकृति मिलते ही रविंद्र फटाक से घर से निकल जाते हैं। सामान पैक किया, दिल्ली वाली ट्रेन में बैठे। दिल्ली पहुंचते ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारियों से वो मिलते हैं और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रविंद्र की ट्रेनिंग में सबसे पहले उन्हें इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है क्योंकि उनका अगला मिशन पाकिस्तान ही था। अब रविंद्र के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि उन्हें उर्दू बोलना सीखना था। पाकिस्तान का भूगोल, नक्शा, रहन सहन और अलग अलग शहरों के बारे में उन्हें रटाया जाता है। मौलवी का काम सिर्फ शिक्षा देना या भाषा सिखाना नहीं होता है,
बल्कि उनकी कोशिश होती है कि रविंद्र के दिलो दिमाग में, जहन में पाकिस्तान का मूल स्वरूप बस जाए, वो पाकिस्तानी ही दिखाई दे। एक रोज मौलवी ने उन्हें समझाया, बेटा भाषा जो है वो केवल भाषा नहीं होती, व्यक्ति की पहचान होती है। जब तुम पाकिस्तान चले जाओगे और वहां अपनी भाषा को अपने लहजे से बोलोगे तो तुम पहचाने जा सकते हो। तुम्हें पाकिस्तान को गहराई से समझना पड़ेगा। तुम्हारी आवाज में वो खनक होनी चाहिए जो रावलपिंडी और लाहौर तक सुनाई दे, गूंज हो वहां पे, ऐसी खनक होनी चाहिए। तुम जहां पे भी जाओ वहां रम जाओ, इस तरह का तुम्हारा प्रवेश होना चाहिए। रविंद्र ने दिन रात एक कर दिए। कुरान की एक एक आयात को रट डाला उन्होंने और इतना रगों में बसा लिया कि कोई पाकिस्तानी भी उन्हें देखकर ये ना कह सके कि हमारा भाई नहीं। उन्हें सब कुछ सिखाया गया। एक आम पाकिस्तानी का रहन सहन क्या होता है, आम जीवन क्या होता है, कैसे वो खाना खाता है, चाय पीता है, बड़ों को सलाम करता है, सब कुछ उन्हें सिखाया गया शुरू से लेकर लास्ट। बीच बीच में रविंद्र का दिल्ली से गंगानगर आना होता। वर्षों से गंगानगर और दिल्ली का एक्सप्रेस वे अब जुड़ा रहा है, रेलवे यातायात के साधन जुड़े रहे हैं, तो ट्रेन ही एकमात्र माध्यम हुआ करता था उस समय। ट्रेनिंग चलती जा रही थी, वर्षों निकल रहे थे और भाई बहनों के लिए जब आते थे तो कुछ सामान, कुछ कपड़े, कुछ वस्त्र आदि लेके आते थे। दोस्तों से मिलते थे, लेकिन किसी को भी ट्रेनिंग के बारे में कभी नहीं जिक्र किया। 1974 में वो फिर गंगानगर आए। अपने एक विधायक, जो वर्तमान में विधायक रहे हैं, दोस्त की शादी में भी गए। ढेर सारी तस्वीरें खिंचाई, किसी को भी कुछ भी कहीं पे भी पता नहीं लगने दिया। फिर उनकी वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जब जब वापस लौटते थे 5 से 10 दिन से ज्यादा कभी नहीं रहे। पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में दोस्तों पंजाबी बोली जाती है। गंगानगर पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है। ऐसे में इस वजह से पंजाबी बोलने वाले जो लहजा होता है पाकिस्तानियों का, वो कमोबेश भारत के जैसा ही होता है। रविंद्र को दिल्ली के अलावा पाकिस्तान से बॉर्डर से जितने एरिया लगे हुए थे, जैसे कि पठानकोट हो गया, अमृतसर हो गया, वहां पे भी ट्रेनिंग दी गई ताकि पाकिस्तान का मिलता जुलता कल्चर उनको समझ में आ सके। एक रोज रो के अधिकारी ने उनको समझाया, अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि तुमने अपनी ट्रेनिंग में बहुत शानदार काम किया, तुमने हद से ज्यादा महत्व देते हुए सब कुछ सीख लिया है, लेकिन एक आखिरी काम तुम्हारा अब भी बाकी है। तुम इस कागज को लो, इस पे जो एड्रेस लिखा है और वहां पे चले जाओ। रविंद्र को समझ नहीं आया कि कौन सी जगह जाना है और क्यों ऐसा कह रहे हैं कि एक पहचान बाकी है। रविंद्र वहां चले गए। जिस एड्रेस पे गए वो भी एक खंडर था, एक ऐसा खंडर जब बाहर से पूरे तरीके से बंद पड़ा था। 3 बार खटखटाने के बाद टूटा हुआ दरवाजा साइड खिसका दिया गया। झरोखे के पार से अंदर खिसकते हुए रविंद्र जब प्रवेश किए तो रविंद्र ने पाया कि इस कमरे में, इस खंडर के एक वीरान कमरे में कुछ सामान पड़ा है। एक सर्जिकल लाइट पड़ी है जो कि स्ट्रेचर के ऊपर जल रही है, कुछ सर्जिकल ब्लेडें पड़ी हैं, चाकू पड़ा है और स्प्रिट की पूरे वातावरण में गंध फैली हुई है। यानी उन्हें समझ में आ गया कि उनका खतना होना है। डॉक्टर ने आखिरी बार उनसे पूछा, लेटते टाइम पूछा, लेट जाओ, क्या तुम कंफर्ट हो, तुम आराम की स्थिति में हो? रविंद्र ने कहा, हाँ मैं कंफर्ट हूँ एकदम। बोले सोच लो रविंद्र, इसके बाद तुम अपने मूल स्वरूप में नहीं लौट पाओगे। तुम्हारा ये स्वरूप खत्म हो जाएगा, तुम रविंद्र नहीं रह जाओगे। रविंद्र एक पल के लिए सोचने को मजबूर हुए। बोले अब भी पांव खिसका सकते हो वापिस, अब भी लौट जाओ, तुम्हारे लिए अब भी वक्त है। जैसा कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हर अपने उस एजेंट को ट्रेनिंग के बाद पूछती है, उनके मन का ये टेस्ट लिया जाता है कि तुम तैयार हो कि नहीं हो। ठीक ऐसा ही टेस्ट रविंद्र का भी हो रहा था। रविंद्र से कहा गया कि तुम अब भी लौट सकते हो अपने घर वापिस, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तुम्हारा खतना होने के बाद तुम रविंद्र नहीं रह जाओगे, तुम्हारी पहचान मिटा दी जाएगी। वो तो पहले ही मिटा दी गई। जैसे ही रविंद्र दिल्ली लौटे थे, उनके सारे कागज, सारे सिस्टम्स उनके खत्म कर दिए गए, पुरानी पहचान सब जला दी गई। अब रविंद्र का पता, अता, नाम कुछ भी नहीं था। रविंद्र का नाम रविंद्र रहा ही नहीं था। अब उन्हें एक नई पहचान मिलने वाली थी, तो खतने से क्या डरना। यही सोचकर रविंद्र ने कहा कि आप बेझिझक कर दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं। एक पल के लिए उनके दिमाग में माँ का मुस्कुराता चेहरा आया, थिएटर की आई, कॉलेज की मस्ती आई, भगत सिंह की तस्वीर भी आई। और ये जो भगत सिंह की तस्वीर दोबारा उनके जहन में आई तो फिर उसने एक दृढ़ संकल्प वापस से उनके मन में ला दिया। उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन उनको दे रहा था। जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, उसके बाद सर्जिकल चाकू उनके हाथ में था और सर्जरी स्टार्ट हो गई। उनका खतना किया जा रहा था, नसें कट रही थी, हाथ जोर से कस करके मुट्ठियां बंद किए हुए थे। इस दरमियान 5-6 मिनट के बाद जब खतने की प्रक्रिया आधी हुई, उस समय रविंद्र से फिर पूछा गया, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? रविंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दर्द सहने की आदत हमें सिखाई गई है। और हकीकत भी यही था, एनेस्थीसिया पूर्णतया उन्हें नहीं दिया गया था।
ताकि दर्द की सीमा भी पता चल सके। खतना पूरा होने के बाद उनको एक नई पहचान मिली। रॉ के अफसर जो कि वही नजदीक में खंडर में बैठे थे उस समय बाहर निकले और कंधा थपथपाते हुए बोले, शाबाश, आज से तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो तुम्हें एक सच्चे मुसलमान बना रहा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शैडोज, तुम्हारा स्वागत है, यहाँ से तुम्हारी एक नई पहचान शुरू होती है। तब तक 1975 की सन आ चुकी थी। 4 वर्ष का समय गुजर चुका था और इन 4 वर्षों में एक एक शब्द को पाकिस्तानी बनकर जिया था रविंद्र ने। रॉ के ऑफिसर ने रविंद्र से कहा, क्या तुम तैयार हो? उन्होंने कहा, सर मैं मिशन पे जाने से पहले एक बार घर जाना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, क्यों? रविंद्र बोले, नौकरी के बहाने तो दिल्ली आ गया, लेकिन पाकिस्तान जा रहा हूं ये कैसे समझाऊंगा? उन्होंने कहा कि तुम बताना कि तुम्हारी दुबई में नौकरी लग गई है और अब तुम्हें दुबई के पते से परिवार तक खत पहुंचा दिया करेंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। अगली सुबह रविंद्र फिर गंगानगर पहुंचे। घर के अंदर जाते ही बोले कि माँ, दुबई वाली कंपनी में मेरी नौकरी कंफर्म हो गई है, शानदार सैलरी, अब सारे दुख दूर हो जाएंगे। रविंद्र ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस अगली कागजी कार्रवाई के बाद अभी दिल्ली निकलूंगा, फिर वहां से दुबई चला जाऊंगा। 2 दिन रुकने के बाद रविंद्र दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद रविंद्र के सारे डॉक्यूमेंट खत्म हो जाते हैं। एक नया नाम मिलता है, नबी साकिर अहमद। ये नाम उन्हें बार बार सिखाया गया था, इतना सिखाया गया था ताकि गलती से भी वो अपनी पुरानी पहचान कभी जाहिर ना कर। उन्हें कहा गया था कि तुम्हारा नाम नबी साकिर अहमद है, इस्लामाबाद के रहने वाले हो और तुम्हारे माँ बाप एक दंगे में मर चुके हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। तुम पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मस्जिद के पीछे की गली में घर में रहते हो, यही तुम्हारा एड्रेस वहां पे रहेगा और पाकिस्तान के तुम रहने वाले हो, तुम्हारे माँ बाप दंगे में मारे जा चुके हैं। तुम्हारी नई पहचान है नबी साकिर अहमद। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नबी साकिर अहमद ने कितने लोगों की जान बचाई, वो कौन सा खौफनाक मिशन था जिसे नबी साकिर अहमद ने पूरा किया, वो कौन सा तरीका था जिसके माध्यम से हाई रैंक की पाकिस्तान आर्मी तक अचीवमेंट प्राप्त करी उस ऑफिसर ने। दोस्तों किसी भी एजेंट का जीवन सामान्य नहीं होता है। यहाँ एक काला अध्याय ये भी है कि कोई भी दुनिया की एजेंसी कभी भी ये स्वीकार नहीं करती जब एजेंट पकड़ा जाता है तो कि हमारा आदमी है। यानी एजेंट का मतलब है पल पल मौत का सामना करना, पल पल अपने आप को मौत के हवाले करना और अपने आप को एक ऐसे रास्ते पे धकेल देना जहां तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे अपनों से कोई वास्ता नहीं होता है। तुम सबके लिए मर चुके होते हो, केवल देश के लिए जी रहे होते हो। इन सब के दूर केवल तुम्हारे अंदर धड़क रही होती है देशभक्ति और केवल देशभक्ति। तुम्हें केवल भारत के लिए जीना होता है, वही तुम्हारा परिवार है, वही तुम्हारा सब कुछ है। और अगर तुम किसी विषम परिस्थिति में पकड़े भी जाते हो तो हम तुम्हें नहीं जानते हैं, यही हर एजेंसी तुम्हें कहती है। यानी कि कोई वास्ता नहीं रह जाता है, कोई मदद की उम्मीद नहीं रह जाती है। यही सब इन एजेंट के साथ में भी हुआ था। अगली सीरीज में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। आपको क्या लगता है, नबी साबिर अहमद जो है भारत का रविंद्र कौशिक, जिसे इंदिरा गांधी ने बाद में ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी, ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया, क्या एक एजेंट का जीवन सामान्य होता है? क्या आप किसी ऐसे एजेंट के बारे में कभी सुन चुके हो ऐसी कहानी? दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला पार्ट अगर चाहते हैं तो लिखिएगा पार्ट 2। और नबी साकिर अहमद की जिंदगी में कौन कौन से तूफान आते हैं, आगे चलकर वो कैसे पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और कैसे पकड़े जाते हैं, वो सारी कहानी आप तक लेके आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।